हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज के इस क्लास में हम यहां पर वन शॉट क्लास देखने वाले हैं, विलियन। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर विलियन। आज के इस क्लास का जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा कि इस विलियन वाले चैप्टर को कंप्लीट एक ही लेक्चर में 2 घंटे के अंदर खत्म कर दिया जाए। तो पहली एक सबसे अच्छी बात जो मेरी इस क्लास की रहेगी वो बता देता हूं। 3 पॉइंट्स है जो पहले आपको ध्यान रखने हैं, फिर अपन क्लास स्टार्ट कर देंगे। पहला पॉइंट ये, अगर आपने कभी आज तक विलियन चैप्टर नाम का कोई चैप्टर आपकी बुक में है ये भी नहीं देखा है, मतलब आपने क्लास 12 की बुक में आपको इतना पता है कि विलियन नाम का चैप्टर है, अब उसके अंदर क्या है और कुछ नहीं पता है, तो ये 2 घंटे का लेक्चर आपको कंप्लीट चैप्टर सिखा देगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस क्लास की जो भी नोट्स पीपीटी होगी वो एज ए पीडीएफ फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, आपको 50 क्वेश्चंस का जो बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन होंगे, स्टेट बोर्ड बेस्ड, वो बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड करके और इस क्लास को देखकर अपनी इस विलियन वाले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो फिर आज अपन स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हमारे चैप्टर का नाम है विलियन, और विलियन यानी सॉल्यूशन। विलियन शब्द से कुछ कुछ ऐसा समझ में आना चाहिए कि ये है क्या। ये वर्ड, ये शब्द ही रिप्रेजेंट करता है, इस शब्द इसका जो अर्थ है, इसका जो मतलब है, ये वर्ड ही रिप्रेजेंट करता है। कैसे, आओ समझते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं विलियन क्या होता है। चलो देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करता हूं विलियन की, अगर मैं आपसे किसकी बात करूं, विलियन की, तो विलियन जो होता है जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, ये सॉल्यूशन क्या होता है। तो कोई भी दो चीजें, अच्छा विलियन पे भी आने से पहले मैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप 6th क्लास से सुनते आते हो, और उस वर्ड का नाम है बच्चों मिश्रण। उस वर्ड का नाम क्या है, मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है, सिंपल सा सिस्टम है, मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, सिंपल सा सिस्टम है कि कोई भी दो चीजें जो आपने आपस में मिलाई है, कोई भी दो चीजें जो आपने आपस में मिलाई है, उन दो चीजों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने पर किसका निर्माण होगा, मिलाने पर मिश्रण तैयार हो जाएगा। यानी जब आप दो चीजें, दो से ज्यादा चीजें आपस में मिला दोगे तो मिश्रण बन जाएगा। अब ये जो मिश्रण होता है, ये मिश्रण दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा, पहला हो सकता है कि ये सामांगी मिश्रण हो, सामांगी मिश्रण हो। अब ये सामांगी मिश्रण क्या होता है पहले ये समझते हैं। और दूसरा हो सकता है कि ये विषमांगी मिश्रण हो, विषमांगी मिश्रण हो। ठीक है, अब सामांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या डिफरेंस है ये समझना। सामांगी मिश्रण वो होता है जो भी दो चीजें आपने आपस में मिलाई है और वो कंप्लीटली एक दूसरे में मिल गई है, मतलब उसका जो संगठन है वो समान है। जिन भी दो चीजों को आपने आपस में मिलाया है, उनका अगर वो आपस में एक दूसरे में समान रूप से मिल जाना, समान रूप से मिलना, अगर एक दूसरे में समान रूप से मिलती है तो उसे हम सामंगी मिश्रण कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पानी लिया और पानी में आपने नमक को मिला दिया, तो वो नमक पानी में हर जगह पे डिसॉल्व हो जाएगा, हर जगह पे समान रूप से मिल जाएगा। मतलब आप उसको, उस पानी को ऊपर से टेस्ट कर लो, बीच में से टेस्ट कर लो या नीचे से टेस्ट कर लो, आपको टेस्ट सेम आएगा। क्यों, क्योंकि नमक उस पूरे पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पूरे पानी में फैला हुआ है, समान रूप से मिल गए हैं दोनों एक दूसरे में, तो वो सामांगी मिश्रण हो जाएगा। विषमांगी मिश्रण की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो विषमांगी मिश्रण वो होता है जब वे दोनों असमान रूप से मिलना, समान रूप से, मतलब जो भी दो चीजें आपने आपस में मिलाई है
वो अगर समान रूप से नहीं मिलके असमान रूप से मिल रही है, जैसे आपने गेहूं के अंदर कंकड़ पत्थर डाल दिए, तो आप देखोगे एक साइड कंकड़ पत्थर थोड़े ज्यादा होंगे, एक साइड गेहूं थोड़े ज्यादा होंगे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो समान रूप से एक दूसरे में मिले हुए नहीं है, तो वह एक विषमांगी मिश्रण होगा। ठीक है, अब ये जो मिश्रण के दो रूप है, एक सामांगी और दूसरा विषमांगी। विषमांगी से हमें कोई काम नहीं है, हमें काम है सामांगी। ये जो सामांगी मिश्रण होता है इसी को एक नाम दिया गया, और वो क्या दिया गया, विलयन। इसी को क्या नाम दिया गया, विलयन। तो विलयन की डेफिनेशन यही खत्म हो जानी चाहिए, सामांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, विलयन। और अगर और अच्छी डेफिनेशन देनी हो तो क्या कह सकते हो आप, कि दो या दो से अधिक पदार्थों का कौन सा मिश्रण, सामांगी, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पे मिश्रण बन रहा है। अब मिश्रण दो तरीके का हो सकता है, एक सामांगी और दूसरा विषमांगी। सामांगी हो चाहे विषमांगी हो, बना कब, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया है। तो इन शॉर्ट में कहूं तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर बनने वाला सामांगी मिश्रण, बनने वाला सामांगी मिश्रण ही क्या होगा, विलयन होगा। और अगर सामांगी मिश्रण नहीं बन रहा है तो विलयन नहीं होगा। विषमांगी मिश्रण है तो वो विलयन थोड़ी होगा, क्योंकि विलयन तो कौन सा मिश्रण होता है, सामांगी मिश्रण होता है। तो इसका मतलब विलयन की डेफिनेशन यहां पे आके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं विलयन की। तो विलयन में दो चीजें होती है, विलयन में दो चीजें होती है, विलयन में दो चीजें होती है, कौन कौन सी, एक होती है विलय और दूसरा होता है विलायक। विलयन में एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। मतलब विलयन कम से कम दो चीजों से कम दो पदार्थों को तो आपने आपस में मिलाया होगा भाई। जब विलयन बना रहे हो, विलयन मतलब सामांगी मिश्रण बना रहे हो, और सामांगी मिश्रण हो, विलयन हो, कम से कम कितनी चीजों को आपने आपस में मिलाया होगा, दो। कम से कम दो पदार्थों को तो आपने आपस में मिलाया ही होगा। जब आपने दो पदार्थ आपस में मिलाए, जब आपने दो पदार्थ आपस में मिलाए तो क्या बना, ऐसा मिश्रण बना जो सामांगी था, और उस सामांगी मिश्रण को ही क्या कहा गया, विलयन कहा गया। कि ये वाला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। वो दो पदार्थ या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जिन दो पदार्थों को या दो से ज्यादा पदार्थों को आपने आपस में मिलाया था, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक विलय और दूसरा विलायक। अब समझते हैं विलय और विलायक क्या होता है। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं जिन दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को आपने आपस में मिलाया है, उनमें से एक पदार्थ ऐसा है, उनमें से एक पदार्थ ऐसा है जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, मात्रा सबसे ज्यादा, मात्रा सबसे ज्यादा, मतलब एक ऐसा पदार्थ है जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। उस पूरे विलयन में सबसे ज्यादा किसी एक पदार्थ की मात्रा है, और जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है उस एक पदार्थ को विलायक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चाहे कितने भी चीजें आपने मिलाई हो, दो चीजें मिलाई, दो में से एक ऐसा है जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, या दो से ज्यादा चीजें आपने आपस में मिलाई, उसमें से एक ऐसा है जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, वो विलायक हो गया। बाकी जो बच गए, बचा हुआ चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो बच गया बाकी एक, वो एक क्या होगा, विलय। और उन सबकी मात्रा इस एक विलायक से क्या होगी, कम। तो मात्रा क्या होगी, कम, मात्रा कम। तो शॉर्ट में कहूं तो जिस पदार्थ की मात्रा सबसे ज्यादा वो विलायक, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो विलय होगा। ठीक है, विलायक हमेशा संख्या में कितना होगा, एक, एक से ज्यादा नहीं होगा। तो विलायक संख्या में एक, तो क्या मैं यह शॉर्ट में लिख सकता हूं कि संख्या में केवल कितना होगा, एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक ही ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा है, और बाकी सब के सब विलय की कैटेगरी में आ गए। तो विलय एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या मैं यहां लिख दूं, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा। तो विलय एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, विलय एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, छोटा सा, दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास पहला एग्जांपल है, अगर मान लीजिए, पहला एग्जांपल है, अगर मान लीजिए मैं जल के अंदर, अगर मान लीजिए मैं जल के अंदर नमक मिला देता हूं, क्या मिला देता हूं, नमक। तो यहां पे जल और नमक का क्या बना, विलयन बना, यस या नो। इस विलयन में अगर आप देखोगे दो चीजें होगी, कौन कौन सी, एक विलय होगा और दूसरा क्या होगा, विलायक। एक विलय होगा और दूसरा क्या होगा, विलायक। अच्छा मुझे बताओ विलय कौन होगा,
विलय विलय, अच्छा विलय से पहले क्या देख ले, सबसे एक होता है जो कौन होता है, विलायक। विलायक एक होता है, एक कौन है इनमें, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है, जल है। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मात्रा में जल होगा, तो जल विलायक हो गया, और बाकी जो सब बच गए वो विलय है। अब विलय बाकी सब के सब विलय, चाहे एक हो चाहे दो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो विलय क्या हो जाएगा, नमक विलय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, तो दूसरे एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है वो देखो। अगर मैं जल के साथ, अगर मैं जल के साथ नमक मिला दूं, नमक के साथ अगर मैं चीनी मिला दूं, चीनी मिला दूं, चीनी के साथ अगर मैं और भी कुछ मिला दूं, जैसे नींबू का रस मिला दूं, नींबू का रस मिला दूं, तो यहां पर दो चीजें होगी। यहां पर इनको मिलाने पर पहले तो क्या बनेगा, विलियन बनेगा। ऑब्वियसली विलियन बनेगा, यस या नो। अब जो विलियन बना उसमें दो चीजें हैं, एक विलय है और दूसरा विलायक है। एक विलय है और दूसरा क्या है, विलायक है। अब मेरा क्वेश्चन है, विलय कौन है, विलायक कौन है, विलय कौन होगा, विलायक कौन होगा, कैसे पता चलेगा। ऑब्वियसली यार, जो सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा होगा वो एक होगा, वो कौन होगा, विलायक, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे। सबसे ज्यादा और एक कौन है बताओ, सबसे ज्यादा और एक कौन है, सबसे ज्यादा और एक है हमारे पास जल, तो जल हमारे पास क्या हो जाएगा, विलायक, और बाकी सब चाहे एक हो, दो, तीन हो, चार हो, वो सब क्या है, विलय। तो विलय हो जाएंगे नमक, चीनी और नींबू, नमक, चीनी और नींबू का रस, तो ये सब विलय हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि विलयन में दो चीजें होती है, विलय और विलायक। फिर मैंने बताया विलय विलायक के बारे में, फिर मैंने एक एग्जांपल से विलय और विलायक के डिफरेंस को एक्सप्लेन किया। इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए, यस या नो। ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि सर विलय और विलायक की मात्रा समान है, अब बताओ कौन विलय कौन विलायक। तो जिसके अंदर देखो, विलय विलायक की मात्रा अगर समान है, तो जिसके अंदर किसी पदार्थ को घोला गया है, जिस पदार्थ के अंदर किसी दूसरे पदार्थ को घोला गया है, मिलाया गया है, तो जिसमें मिलाया गया है वो विलायक हो जाएगा, और जिसको मिलाया गया है वो क्या हो जाएगा, विलय, अगर समान मात्रा है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास पेन है, मान लो, और इधर एक बीकर है साथ में। मैं इस पेन की और इस बीकर में जो विलायक है उन दोनों की मात्रा समान है। अब मैं इस बीकर में भरे हुए एक पदार्थ के अंदर इस पेन को मिला रहा हूं, दोनों की मात्रा समान है, तो जिसमें मिला रहा हूं वो विलायक हो जाएगा, और जिसको मिला रहा हूं वो विलय हो जाएगा, बस खत्म, इतना ही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं विलियन का वर्गीकरण, विलियन का क्या करेंगे, वर्गीकरण। अब विलियन के वर्गीकरण की मैं बात करता हूं, तो विलियन का वर्गीकरण। अब विलियन का वर्गीकरण कैसे करेंगे, आ जाओ। कुछ आधार है अलग अलग प्रकार के। पहला आधार है विलय विलायक। विलय और विलायक ये सब अवयव होते हैं, क्या होते हैं, अवयव होते हैं। तो पहला हमारे पास आता है अवयवों की संख्या के आधार पर, अवयवों की संख्या के आधार पर, अवयवों की संख्या के आधार पर, बहुत आसान। अवयवों की संख्या के आधार पर मतलब जो भी चीज आप आपस में मिला रहे हो उन सबको अवयव कहा जा रहा है, और उन अवयव की संख्या के आधार पर। अगर आपने दो पदार्थ को आपस में मिलाया है, अगर आपने कितने पदार्थ आपस में मिलाए हैं, दो, तो दो पदार्थ को मिलाने पर बनने वाला विलयन द्विअंगी विलयन होगा, द्विअंगी विलयन होगा, द्विअंगी विलयन होगा। ठीक है, अगर आपने दो पदार्थ आपस में मिलाए हैं, अगर आपने तीन पदार्थ आपस में मिलाए हैं तो त्रिअंगी विलयन होगा, त्रिअंगी विलयन होगा। और अगर आपने चार पदार्थ आपस में मिलाए हैं तो चतुर्अंगी विलयन होगा, चतुर्अंगी विलयन होगा, विलयन होगा। ठीक है, और अगर आपने बहुत सारे 5 पदार्थों को आपस में मिलाया है तो वो कैसा होगा, बहुअंगी विलयन होगा, बहुअंगी विलयन होगा। तो जितने पदार्थों को आपस में मिलाओगे उसके आधार पर विलयन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, द्विअंगी, त्रिअंगी
चतुर्यंगी और बहुअंगी विलयन। ठीक है, अब द्विअंगी का मतलब दो चीजें आपस में मिलाइए। कौन सी दो चीजें आपस में मिलाइए, उस पर फोकस करते हैं। हमारे पास दो, जैसे मान लो जल और नमक, जल और क्या मिलाया है हमने, नमक। ठीक है, त्रिअंगी मतलब किन्हीं तीन पदार्थों को आपस में मिलाए। अब तीन पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, जल होगा, ठीक है, साथ में आप नमक ले लो, ठीक है, और नमक के साथ आप क्या ले लो, चीनी ले लो। तो अब आपने तीन पदार्थों को आपस में मिला दिया। चतुरंगी विलयन का मतलब चार पदार्थ आपस में मिलाए। अब चार पदार्थ कोई से भी हो सकते हैं, जैसे जल ले लिया, ठीक है, नमक ले लिया, ठीक है, और चीनी ले लिया, और क्या ले लिया आपने, चीनी के साथ आपने मान लो नींबू भी ले लिया, और नींबू का रस बना लिया आपने, नींबू का रस। तो शिकंजी आपने बना लिए, और शिकंजी बनाने के लिए इतनी चीजें आपने आपस में मिला दी। उसके बाद आता है बहुअंगी विलयन, मतलब शॉर्ट में लिखूं तो बहुत सारे पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो विलयन बनेगा, बहुत सारे पदार्थों को आपस में मिलाने पर विलयन जो बनेगा, वही विलयन क्या होगा, बहुअंगी विलयन होगा। ठीक है, तो अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन कुछ इस प्रकार हो गए, द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुर्अंगी, बहुअंगी। द्विअंगी का मतलब दो चीजें आपने आपस में मिलाई, त्रिअंगी का मतलब तीन मिलाइए, चतुरंगी मतलब चार मिलाइए, और बहुअंगी का मतलब पांच मिलाइए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है विलायक की प्रकृति के आधार, विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार। विलायक के आधार पर विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार। अब विलायक के आधार पे कैसे, अगर आपने जो भी चीजें, सीधी बात है देखो, जो भी चीज आप आपस में मिला रहे हो उनमें विलायक अगर विलायक जल है, सीधी बात है, अगर विलायक जल है तो जलीय विलयन होगा, और अगर विलायक जल नहीं है, जल को छोड़ के कुछ भी है, तो वो अजलीय विलयन होगा। खत्म, बस इतना ही है। अगर विलायक जल है तो वो जलीय विलयन होगा, और अगर विलायक जल नहीं है, जल को छोड़ के कुछ भी है, तो अजलीय विलयन होगा। तो विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होंगे, दो। पहला जलीय विलयन, और दूसरा अजलीय विलयन। मतलब अगर विलायक जल है, मतलब जो ज्यादा मात्रा में हमारे पास है वो जल है, तो जलीय विलयन होगा। और जो ज्यादा मात्रा में हमारे पास है वो जल को छोड़ के कुछ भी है, कुछ भी चलेगा, चाहे अल्कोहल ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्कोहल भी एक क्या है, विलायक है। ठीक है, तो अगर जल विलायक है तो जलीय विलयन, और जल विलायक नहीं है तो अजलीय विलयन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए जलीय विलयन की बात करूं तो विलायक क्या होगा, विलायक क्या होगा जलीय विलयन में, जल होगा। अब जल में आप कुछ भी मिला सकते हो, और जल में आप किसको मिलाओगे, विलय। अब विलय तो कुछ भी, जो भी जल में मिल सकता है उसको मिला दो, विलयन बन जाएगा। जो भी जल में मिल सकता है, घुल सकता है, उसको मिला दो, क्या हो जाएगा, विलयन बन जाएगा, और वो जो विलयन होगा जलीय विलयन होगा। बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर विलायक जल नहीं है, तो विलायक जल को छोड़ के कुछ भी चलेगा, कुछ भी हो, भले उससे हमें काम नहीं है। जैसे मान लो अल्कोहल, जल को छोड़कर कुछ भी हो चलेगा, अल्कोहल मान लो। अब अल्कोहल में आप किसी विलय को मिला रहे हो, विलय, क्या फर्क पड़ रहा है, जैसे कफ सिरप बनती है तो उसमें अल्कोहल यूज होता है, अल्कोहल एक विलायक के रूप में होता है वहां पे। ठीक है, तो हम विलय कुछ भी मिला दे इस अल्कोहल में, बनेगा विलयन, और जो विलयन होगा वो अजलीय होगा, क्योंकि इसके अंदर विलायक जल नहीं है। बस इतना ही है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ना इसमें, इतना ही होता है। इतनी डेफिनेशन वगैरह, बेसिक डेफिनेशन आप लिख नहीं सकते हो, इतनी डेफिनेशन कि जिसमें विलायक जल होगा जलीय, और जिसमें विलायक जल नहीं होगा वो अजलीय। यस या नो? ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। उसके बाद हमारे पास आता है सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के
आधार पर। अब सांद्रता के आधार पर बहुत आसान है, समझो कैसे। सांद्रता के आधार पर मान लीजिए कि आपने एक पानी का गिलास लिया, अब उस पानी के गिलास में आपने नमक को मिलाया, ठीक है। आपने जो नमक मिलाया वो केवल एक चुटकी नमक था। अब यहां पे मिलाया तो सही आपने नमक उस पानी के गिलास में, तो नमक और पानी का एक विलयन बना, और वो जो विलयन है उसके अंदर किसकी मात्रा पानी की अपेक्षा कम है? किसकी मात्रा कम है? नमक की मात्रा। नमक क्या है? विलय। नमक क्या है? विलय। तो विलय नमक की मात्रा पानी की अपेक्षा बहुत कम है। लेकिन वहीं पे अगर आप दबा के नमक मिला दो, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच डाले जा रहे हो, फुल भर दिया, फुल कड़ा, टेस्ट करते उल्टी आ रही है, ठीक है। तो अगर इतना नमक मिला दोगे तो उस पानी की अपेक्षा उसमें नमक मतलब विलय बहुत क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो इस बेस पे हम सांद्रता ही तो होती है कि बहुत कम सांद्रता और बहुत ज्यादा सांद्रता, बहुत कम नमक बहुत ज्यादा नमक। तो इसके आधार पे विलयन बना दिए दो। विलयन कौन से बना दिए? दो बना दिए। दो कौन कौन से बनाए? पहला बना है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, और दूसरा बनाया तनु विलयन। दूसरा बना दिया तनु विलयन, तनु विलयन। अब सांद्र विलयन और तनु विलयन में क्या अंतर है समझना। सांद्र विलयन वो होता है, सांद्र विलयन वो होता है जिसमें विलय मतलब नमक की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या हो? बहुत ज्यादा हो। विलय नमक की मात्रा मतलब विलायक की अपेक्षा क्या हो? बहुत ज्यादा। तो शॉर्ट में लिखूं तो क्या लिखूंगा? विलय की मात्रा, विलय की मात्रा विलायक में बहुत अधिक, बहुत अधिक। तो विलय की मात्रा विलायक में बहुत अधिक होगी, किसके अंदर? सांद्र विलयन के अंदर। जबकि तनु विलयन में क्या होगा? विलय की मात्रा, विलय की मात्रा विलायक के अपेक्षा, विलय की मात्रा यहां पे ये कहां से आ गया रे? विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा बहुत अधिक होगी, बहुत अधिक। बस सिंपल, इतना सा ही खेल है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। इतना ही खेल है बस कि विलय की मात्रा अगर विलायक की अपेक्षा बहुत कम है तो वो तनु है। अच्छा यहाँ पे अधिक लिख दिया कि मैंने? अरे नहीं नहीं, अधिक नहीं होगा बेटा, यहाँ पे होगा माई मिस्टेक, ये मेरी मिस्टेक है। तो अपेक्षा बहुत कम है, कम लिखेंगे, बहुत कम, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम, ठीक है। बहुत कम है तो तनु विलयन हो जाएगा और बहुत अधिक है तो सांद्र विलयन हो जाएगा। बस इतना ही खेल है, ज्यादा दिमाग लगाने का काम ही नहीं है। तो जैसे क्या होता है, कभी कभी अगर तुमसे क्वेश्चन पूछूं, शिकंजी बनाई, अब मम्मी ने शिकंजी बना के एक गिलास आपको दिया। कभी कभी शिकंजी टेस्ट करने में बहुत अच्छी लगती है, वाह मजा आ गया, पीने में बहुत मजा आता है, फिर हम डिमांड करते हैं एक और गिलास दो। और कभी कभी शिकंजी पीते ही हमें पता लगता है कि अरे इसमें इतना नमक, इसको कैसे पिएंगे? अरे इसमें इतनी नींबू का रस, इसको कैसे पिएंगे? जो शिकंजी आपने एक दिन पहले पी थी जिसमें आपको मजा आया था, अगर उसको और आज जो शिकंजी आप पी रहे हो उसको देखे तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है, उसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम है और इसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। तो मतलब वो तनु हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सांद्र हो जाएगा। बस खत्म, इतना ही तो खेल होता है, पूरी केमिस्ट्री इतनी ही खेल में चलती है बस। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट, आप वैसे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इसको उतार सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो सांद्रता के आधार पे हो गया खत्म। उसके बाद हमारे पास आता है, उसके बाद हमारे पास आता है कुछ विलयन से संबंधित शब्द, विलयन से संबंधित कुछ शब्द आएंगे। चलो देखते हैं, कुछ विलयन से संबंधित शब्द आएंगे। नेक्स्ट पेज, सांद्रता प्रतिशत, सांद्रता प्रतिशत। अब हम पढ़ने वाले हैं सांद्रता प्रतिशत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर।
सांद्रता प्रतिशत, सांद्रता प्रतिशत, ये क्या होता है? इस सांद्रता प्रतिशत का मतलब क्या होता है और ये क्यों पढ़ा जाता है? सांद्रता प्रतिशत का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में समझाऊं तो जैसे आपने एक विलयन बनाया, अब उस विलयन में दो चीजें हैं, एक विलय है दूसरा विलायक है। ऑब्वियसली उस विलयन में दो चीजें हैं, एक विलय है दूसरा विलायक है। सांद्रता प्रतिशत आपको बताता है कि उस विलयन के अंदर, उस विलयन के अंदर दो चीजें हैं, विलय और विलायक, और जो विलय है वो विलय उस विलयन के अंदर कितना परसेंट है। सांद्रता प्रतिशत आपको ये बताता है कि जो भी विलयन आपके पास है उसमें दो चीजें हैं, विलय और विलायक। तो वो जो विलय है वो इस विलयन में कितना परसेंट है, ये परसेंटेज ही क्या बताएगा, सांद्रता प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये तीन तरीके से निकाली जा सकती है, बस इसके फॉर्मूले होते हैं, एक एक एग्जांपल करके देख लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलो आओ करते हैं। सबसे पहले हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, मतलब तीन फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। अब ये द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है समझो। द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि अगर आपको विलय और विलायक या विलयन और विलय और विलायक सबका मान द्रव्यमान में दिया गया है, मतलब आप सबको बताया गया कि विलय इतने ग्राम है, विलायक इतने ग्राम है, विलयन इतने ग्राम है, तो वहां पे अगर आप विलय का परसेंटेज निकालोगे तो वो द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत में निकालोगे। इसी तरीके से दूसरा होता है आयतन, आयतन प्रतिशत। दूसरा क्या होता है, आयतन, आयतन प्रतिशत। अब ये आयतन, आयतन प्रतिशत क्या होता है, सिंपल समझ तो आप गए होंगे। आयतन, आयतन प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों, जो भी दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलाई है, उसमें एक तो है विलय और दूसरा है विलायक, और तीसरा बन गया विलयन। तो विलयन, विलय और विलायक तीनों अगर आयतन में दिए गए, ml, लीटर, मिलीलीटर और लीटर में दिए गए हैं, तो वहां पे जो परसेंटेज निकलेगा उसमें आयतन, आयतन प्रतिशत उपयोग में होगा, ठीक है। और तीसरा आता है द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान, आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप परसेंटेज निकालने जाओगे तो आप विलय की परसेंटेज निकालने जाओगे तो आप कुछ तो देखोगे कि कितने ग्राम है विलय, कितने ग्राम है विलायक, या कितने ग्राम है विलयन, या फिर कितने ml है विलय, कितने ml है विलायक, कितने ml है विलयन, ये तो देखोगे तभी तो परसेंटेज निकलेगा। ऐसे ही एक सिचुएशन होती है जिसमें आपके पास विलय का द्रव्यमान होता है और विलयन का आयतन होता है। विलय का क्या होता है, द्रव्यमान, और विलयन का क्या होता है, आयतन। ये फिक्स है, ध्यान रखना, दिमाग में रख लो। विलय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मतलब विलय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन अगर आपको दे रखा है और आपको विलय का परसेंटेज निकालना है तो आप इसका यूज करेंगे। अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो देखते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत को W/W% कहते हैं। अब जैसे हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, ठीक है, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 हो जाएगा। अब एक एग्जांपल यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपको ये समझना थोड़ा आसान हो जाए। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपको दे दिया विलय, दे दिया आपको, मान लो विलय दे दिया आपको, मान लो 10 ग्राम, ठीक है, और विलायक दे या विलयन दे दिया आपको, विलयन, विलयन आपको दे दिया मान लो 100 ग्राम, ठीक है। अब आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो W/W% जब आप निकालोगे तो विलय का द्रव्यमान 10 ग्राम
और विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम, तो 10 बटा में 100 गुणा 100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना परसेंट आ गया? 10%। मतलब ये जो विलियन बन रहा है जिसमें विलय कितने हैं, इस 100 ग्राम विलियन में विलय कितने ग्राम है? 10 ग्राम। तो विलय का जो परसेंटेज होगा इस विलियन में 10% होगा। यस या नो? बस ऐसे ये जो परसेंटेज निकालने का प्रोसेस है इसी को सांद्रता प्रतिशत कहते हैं। अब जैसे हम बात करें आयतन आयतन प्रतिशत की, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं V/V% से। ठीक है, अब V/V% का मतलब आयतन, विलय का आयतन, विलय का आयतन, विलय का आयतन बटा में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ठीक है, गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, एग्जांपल के लिए आपको विलय दे दिया, अब विलय आपको दे दिया मान लो, विलय आपको दे दिया मान लो 20 ml, ठीक है, और विलायक दे दिया साथ में, विलियन नहीं दिया इसमें, विलायक दे दिया, तो विलायक मान लो आपको दे दिया 100 ml, ठीक है, विलायक आपको कितना दे दिया? 100 ml, ठीक है। अब यहां पे आप कहोगे कि सर आयतन आयतन प्रतिशत निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, विलय का आयतन 20 ml रखेंगे, विलियन का आयतन जो दे नहीं रखा है और गुणा 100 कर देंगे। अब विलियन का आयतन कहां से लाए? अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, पहले विलियन का आयतन निकाल ले, फिर इस क्वेश्चन परसेंटेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो विलियन बराबर क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया, विलियन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलायक। मतलब विलियन में दो चीजें होती है, विलय होता है और विलायक होता है। ठीक है, अब विलय आपको दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। कितना दे रखा है? 20। और विलायक आपको दे रखा है बिल्कुल 100। कितना हो जाएगा? 120। तो विलियन भी आ गया हमारे पास 120 ml। अब विलियन भी है और विलय भी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, V/V% इज इक्वल्स टू विलय का आयतन 20 और विलियन का आयतन 120 गुणा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया? 0 से 0 कट गया, ऊपर 200 बटा में 12 हो जाएगा, 200 बटा में 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? 12 एकम 12। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास ये हमारे पास लगभग 18% के अप्रोक्स, या जो भी है आप सॉल्व कर लेना। तो इस तरीके से हमारे पास ऐसे हम परसेंटेज निकालते हैं। अब ये परसेंटेज जब आप निकालते हो तो इसी को हम क्या कहते हैं? आयतन आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्योंकि आयतन आयतन प्रतिशत इसलिए कहा गया क्योंकि हमने यहाँ पे ml आयतन का उपयोग किया। हमने किसका उपयोग किया? आयतन का उपयोग किया। तो ये हो गया हमारे पास, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान का मतलब होता है W, आयतन का मतलब होता है V परसेंटेज। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ऑब्वियसली आपको समझ में तो आ ही गया होगा, विलय का द्रव्यमान। अरे इतनी देर से इतने फॉर्मूले आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ ही गया होगा। विलय का द्रव्यमान बटा में द्रव्यमान आयतन, आयतन मतलब बटा में विलियन का आयतन। ऑब्वियसली क्या होगा? विलियन का आयतन। ठीक है, गुणा क्या कर देंगे? 100। डन, बस हो गया। अब इसका कोई क्वेश्चन, जैसे मान लो बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूं, शॉर्ट सा। विलय आपको दे दिया, हो सकता है आपको ये भी ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लेना, हो सकता है कि आपको विलय और विलायक दे दे और विलियन ना दे रखा हो। तो ये भी हो सकता है आपको विलियन और विलायक दे दे, विलय ना दे। बट हमको तो दो चीजें चाहिए, एक विलय चाहिए और दूसरा विलायक चाहिए। अगर इन दोनों को छोड़, इन दोनों में से कोई एक चीज ना दे और उसकी जगह कोई दूसरी दे दे, ऐसे सिचुएशन में आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लिया करो और इसका फॉर्मूले का यूज करके आप वो निकाल सकते हो। ठीक है, मैं बार बार ये नहीं कराऊंगा, मैंने अभी शॉर्ट में आपको बता दिया यूज कैसे करना है। बहुत बेसिक सी चीज है, बच्चों वाली बात आप कर ही लोगे, इतना तो आप समझदार हुई, 12th क्लास में हो तो। विलय और विलायक, विलायक तो नहीं, डायरेक्ट विलियन ही ले लेते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा अपना। ठीक है, तो विलियन, विलय और विलियन दिया हुआ है। विलियन, विलय मान लो कि आपको वो 25 ग्राम दे रखा है और विलायक आपको 200 ml दिया हुआ है। ठीक है, 200 ml। अब मेरी बात सुनना है यहाँ पे ध्यान से, अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालूंगा? बहुत आसान है, W/V%।
V%, तो विलय का द्रव्यमान 25 और विलयन का आयतन 200 गुणा क्या करूंगा 100 करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 25/2, और 25/2 क्या होता है बच्चों, हमारे पास 25/2 होता है 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0.5, 12.5%, 12.5%। यस या नो? ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हो, परसेंटेज के फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिन्हें कैसे सॉल्व करना है वो सारा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है। एक बार इसको भी आप समझ लो, अच्छे से देख लो, दिमाग में बिठा लो, जिससे कि कभी जीवन में आपको दिक्कत ना आए। ये वाली चीजें भी आप देख लो, ठीक है। उसके बाद दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सांद्रता शब्द, बहुत जरूरी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और हर तरीके से जरूरी है, सीधी बात है। दो परसेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता शब्द। अब वो दो सांद्रता शब्द कौन कौन से हैं, आ जाओ देखते हैं। पहला है मोलरता और दूसरी है मोललता। पहला है मोलरता, दूसरी है मोललता। ठीक है, तो पहला आएगा मोलरता, 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 और दूसरा आएगा मोललता, मोललता। मोलरता और मोललता क्या होता है एक बार समझते हैं। दो कंसंट्रेशन टर्म्स जो बहुत काम आने वाले हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मजाक भी हो जाए। मजाक की एक बात बताता हूं तुम्हें, ठीक है। एक बार मैं क्लास में मोलरता और मोललता पढ़ा रहा था, ठीक है। तो एक बच्चा था क्लास के अंदर, वो काफी ज्यादा हंस रहा था, तो मैंने उसको कहा बेटा देख मेरी बात सुन, इतना ज्यादा हंसेगा और इतनी ज्यादा मजाक करेगा तो तेरा जो नंबर है वो भी वैसे आएंगे। तो सेम चीज, सेम पॉइंट मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि क्लास 12th मतलब आपके लिए एक जंग है, और इस जंग को आपको लड़ना है, और इस जंग को लड़ने के लिए आपको हंसी मजाक छोड़ना पड़ेगा। तो अगर कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो कि सर पढ़ा ही पढ़ा रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, तो बेटा अगर मैं मजाक करने लग गया तो आपके साथ भी बोर्ड एग्जाम में मजाक हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहां भी मजाक नहीं करनी है, जिससे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में भी हमारे साथ कोई मजाक ना हो। तो प्लीज पढ़ने पे ध्यान दो, और चीजें जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखने पे फोकस करो। बहुत आसान तरीके से कॉपी पेन लेके बैठना, पीडीएफ आपको अंडर, मतलब जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको मिल रहा है, तो कोशिश करो कि पहले आप प्रिंट निकलवा लाओ। अगर आपको लिखने में जोर आता है तो आप ऐसा कर सकते हो कि प्रिंट निकलवा लाओ और उसको देखते रहो, फिर क्लास देखते रहो, ठीक है, जिससे चीजें समझना थोड़ी आसान हो जाए। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वो भी हाथों हाथ आप लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप नोट्स बनाते रहो। कम से कम नोट्स या तो बनाने हैं या प्रिंट निकलवा के आपको हाथों हाथ पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि सर बस पढ़ा के चल जाएंगे, हमने वीडियो देख लिया, बंद कर दिया, भूल गए। ऐसे तो ना तो तुम्हें कभी जीवन में ये चैप्टर आना है ना आने वाला। मैं कह रहा हूं 2 घंटा तरीके से पढ़ लो, तुमने पूरे साल कुछ नहीं किया, एंड का मूवमेंट है, हाफ ईयरली आने वाली है, हाफ ईयरली के अलावा बोर्ड एग्जाम आने वाली है, तुम्हारे पास अच्छा खासा एक मौका मिल रहा है केमिस्ट्री तैयार करने का, तो कर लो, नहीं करनी तो तुम्हारी इच्छा है, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। और मेरा कौन सा तुम कुछ, मेरा थोड़ी कुछ जा रहा है, तुम्हारा जाएगा, करो तो करो, नहीं करो तो बहुत बढ़िया, मेरे को तो मेरे पैसे हैं मिल जाएंगे, अरे मेरे को मेरी सैलरी ये मिलेगी, वो तुम्हारे याद करने नहीं करने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मोलरता। मोलरता क्या होती है समझो। मोलरता का मतलब होता है, जैसे कि मेरे पास, पहली बात तो मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और मोललता को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, बट एक डिफरेंस है, बस वो डिफरेंस के बेस पे ही हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देंगे। हम सिमिलरिटी और डिफरेंस के बेस पे इसको पढ़ेंगे। तो मोलरता को कैपिटल एम से और मोललता को स्मॉल एम से, ठीक है। उसके बाद मोलरता और मोललता में एक चीज सेम है, हम हमेशा विलय के मोलों की संख्या देखते हैं। मोलरता और मोललता में एक चीज सेम है कि हम हमेशा विलय के मोलों की संख्या देखते हैं। चाहे मोलरता की बात हो रही है चाहे मोललता की बात हो रही है, हम क्या देखेंगे, विलय के मोल।
विलय के मोल। उधर भी हम क्या देखेंगे, विलय के मोल। इधर भी हम क्या देखेंगे, विलय के मोल। चाहे इधर हो चाहे उधर हो, हम देखेंगे क्या, विलय के मोल देखेंगे। अब मेरी बात सुनो, दोनों में डिफरेंस, अभी तक तो सब कुछ सिमिलर चल रहा है, बट अब डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वो क्या कि मोलरता में हम विलय के मोल देखते हैं, किसके अंदर देखते हैं, हम देखते हैं विलयन के आयतन के अंदर। विलयन के आयतन के अंदर हम किसी विलयन के आयतन के अंदर विलय के मोल देखते हैं। अब हम यहां जनरली लिख लेते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल, ध्यान से सुनना, 1 लीटर विलयन में विलय के मोल, 1 लीटर विलयन में विलय के मोल, बस खत्म। और यहां पे हम जो विलय के मोल देखते हैं, वहां हम आयतन में, विलयन के आयतन में देखते हैं, तो यहां हम विलयन में नहीं देखते बल्कि हम विलायक में देखते हैं। यहां हम विलयन में नहीं देखते बल्कि हम किस में देखते हैं, विलायक में। और यहां हम ml में देखते हैं, तो यहां हम ml में नहीं देखते बल्कि हम किस में देखते हैं, किस में देखते हैं बच्चों, हम यहां पे देखते हैं ग्राम, मतलब द्रव्यमान में, ध्यान रखना। तो यहां पे बात हो गई, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोल, विलय के मोल, बस खत्म। इतना ही सिंपल खेल है। तो यहां पे नीचे अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, विलयन का आयतन लिखूंगा, विलयन का आयतन। और अगर मैं यहां पे लिखूंगा दूसरे साइड, मोललता की साइड, तो क्या लिखूंगा, विलायक का द्रव्यमान। क्या लिखूंगा, विलायक का द्रव्यमान। बस इतना सिंपल खेल है, इसमें हमको दिमाग भी नहीं लगाना होता है, बहुत आसानी से हमें याद भी हो जाता है। मोललता और मोलरता 2 शब्द है। मोललता में विलयन का आयतन में एक विलय के मोल देखे जाते हैं, जबकि मोललता में विलायक के 1 किलोग्राम में विलय के मोल देखे जाते हैं। और इस तरीके से ये हमारे पास कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसको हम डिटेल्ड फॉर्मूले में देखने वाले हैं। डिटेल मतलब और डिटेल में देखने वाले हैं। तो डिटेल में कैसे देखेंगे, आ जाओ। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि अगर विलय के मोल की बात करूं तो m बराबर, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार, यस या नो। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार को W से रिप्रेजेंट करते हैं, और W भार किसका, मोल किसके निकाल रहे हैं, मोल किसके निकाल रहे हैं, विलय के, तो भार किसका होगा, विलय का। तो डिटेल में ले जा रहा हूं मैं, मोल का फॉर्मूला लिख रहा हूं, विलय का भार बटा में, विलय का भार बटा में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, यानी आणविक द्रव्यमान। किसका आणविक द्रव्यमान, विलय का, विलय का आणविक द्रव्यमान। दिमाग में बिठा लीजिए, क्या दिमाग में आपको बिठाना है, क्या दिमाग में आपको बिठाना है, आपको दिमाग में बिठाना है विलय का भार बटा विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का भार बटा विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का भार बटा विलय का आणविक द्रव्यमान, यस या नो। ठीक है, मोल का फॉर्मूला मैंने यह लिखा है, कुछ अलग नहीं किया है। अब इसके नीचे लिखा है विलयन का आयतन, लेकिन आयतन किस में लेना है, लीटर में। आयतन किस में लेना है, लीटर में। विलायक का द्रव्यमान किस में लेना है, किलोग्राम में, किलोग्राम में। लेकिन मैं तो लीटर में नहीं लूं, मैं तो लीटर में नहीं लेना चाहता हूं, तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है, विलयन का आयतन V लिख देता हूं। वी विलियन मतलब विलियन का आयतन किस में लेना चाहता हूं, ग्राम में लेना चाहता हूं। तो क्या कर दूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या ये लीटर में ही होगा। और जब कोई चीज बटा के बटा में होती है तो वो कहां चली जाती है, ऊपर चली जाती है। मतलब ये 1000 घूम के कहां चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या मैं यहां पे इस 1000 को ऊपर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक डिटेल फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया, मोलरता का।
ठीक है, सेम जैसे मोलरता के लिए किया है हमने, अब मोललता के लिए भी करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे जाके हमारे काम आने वाला है। अब मोललता के लिए क्या करेंगे, आ जाओ, स्मॉल एम इज इक्वल्स टू विलय के मोल, मोल किसके, विलय के, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार, बिल्कुल भार बटा अणुभार होता है सर, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन भार किसका, विलय का, अणुभार किसका, विलय का। तो सबसे पहले विलय के मोल मतलब भार W विलय बटा में M अणुभार विलायक, विलय का ही अणुभार रहेगा, ठीक है। अब साथ में मैं कह रहा हूं कि मैं तो किलोग्राम में नहीं लू विलायक, मैं तो ग्राम में लूंगा, ले लो ना, क्या दिक्कत है, अरे ले लो, W इन ग्राम, W किसका W, विलायक का W, विलायक का W मतलब विलायक का भार, विलायक का भार किस में लेना चाहते हो, ग्राम में लेना चाहते हो, क्या कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, यस या नो, ये 1000 कहां चल जाएगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या मैं इसको ऊपर ही लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत है नहीं होगी। तो इस तरीके से मोललता का भी ये डिटेल फॉर्मूला आ गया। तो मैंने कहा नोट्स लेके बैठो, नोट्स बनाने हैं या नोट्स प्रिंट निकलवा के पढ़ो, तरीके से पढ़ोगे समझ आएगा, तरीके से पढ़ोगे समझ आएगा। पढ़ाई को मजाक बनाओगे तो आपका भी मजाक पढ़ाई बना देगी। जब आपके नंबर नहीं आएंगे ना, तो आपके शर्मा जी का लोंडा बहुत ज्यादा नंबर लेके आया है और आपके नंबर बिल्कुल खत्म लेवल पे, तो फिर आपकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। वैसे एक चीज बताता हूं तुम्हें, नंबर कभी भी ये डिसाइड नहीं करता आपका कैरियर फ्यूचर क्या होगा, बट फिर भी नंबर लाना बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे सर पढ़ाई करना और नंबर लाना दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं बताता हूं, आप समझना। आज पढ़ाई का असली मतलब बताता हूं। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ाई करके आप कुछ बनी जाओगे या नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं बनोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आज आपकी एज है 15 साल, 16 साल, 17 साल, और आज अगर आप अपनी पढ़ाई में 100% दोगे, क्योंकि आज आपके पास कोई काम नहीं है, आज आपके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको खाने पीने का पूरा सामान घर पे मिल रहा है, आपको खेलने का पूरा टाइम मिल रहा है। अगर आप अपनी पढ़ाई, जो आपको एक काम आपकी फैमिली ने, आपके समाज ने आपको दिया है, उसको आप 100% देके करोगे, जब आपके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तभी तो आप, ये चीज आपको तैयार करती है आगे फ्यूचर में किसी भी काम को करने के लिए और किसी भी काम में 100% देने के लिए। क्यों, जब आपके पास आज कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तब आप 100% दोगे अगर पढ़ाई को, तो आने वाले टाइम पे जब आप कोई भी जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, भले वो उसका पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं हो, तो आप वहां पे भी 100% दोगे। लेकिन अगर आज आपके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तब भी आप 100% नहीं दे पा रहे हो, तो आप सोचो आने वाले टाइम में आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, आपकी जिम्मेदारियां भी होगी कुछ, उसके बाद आप कैसे किसी काम को 100% दे दोगे और कैसे आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि पढ़ लिख के कुछ बनना, पढ़ाई का मतलब है 100% देना। बस अपने दिमाग में सही थिंकिंग को क्रिएट करो। पढ़ाई का मतलब 100% देना, जिससे कि आगे किसी काम में आप 100% दे सको। आप इतने रेस्पॉन्सिबल बनो अपने काम के लिए कि आप 100% दो और आप सक्सेस हो। लेकिन आज अगर आप 100% नहीं दोगे, तो कल आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी, तब आप किसी काम में 100% नहीं दे पाओगे और आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना इस बात का। तो पढ़ाई का सही मतलब आप दिमाग में बिठाओ। आज के समाज ने आपको इतना बता रखा है कि अच्छे नंबर लाओ। अच्छे नंबर लाना अच्छी बात है, बट अच्छे नंबर लाने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे पर्सन हो। अच्छा एक चीज और बताता हूं, 100% देने का मतलब ये भी नहीं है कि आप अच्छे ही नंबर लाओ। 100% देने का मतलब आप अपने साइड से पूरी कोशिश करो, फिर चाहे नंबर 70 आए, 80 आए, 90 आए, 100 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे आपके नंबर 60 ही क्यों ना आए, फिर चाहे आपके नंबर 50 ही क्यों ना आए, भले आप बाई ग्रेस पास ही क्यों ना हो, बट आपने 100% दिया। क्योंकि पढ़ाई आपको आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करता है। ध्यान रखना, 100% देने के लिए तैयार करता है, नंबर कभी तैयार नहीं करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़ के, ट्रिक से पढ़ के, या बहुत कुछ भी तरीका जुगाड़ करके 100 नंबर ले आए, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कैरियर में बहुत आगे जाएगा। एक ऐसा पर्सन भी होता है क्लास में जो 100% देता है, बस उसके 70 नंबर आते हैं, और एक ऐसा भी है जो ट्रिक शॉट तरीके से 100 नंबर ला रहा है।
तो कौन ज्यादा आगे जाएगा, 70 वाला कि 100 वाला? 100 वाला, क्योंकि आज वो 100% दे रहा है तो कल किसी दूसरे काम में भी 100% देगा। और वो ट्रिक वाला कल भी ट्रिक ढूंढता ही रह जाएगा, और आने वाले फ्यूचर में ट्रिक नहीं 100% काम करता है। आपकी 100% जो आपके काम करने का तरीका है, आपकी जो एबिलिटीज है, उसको 100% किसी चीज में लगाना, यही एक सही चीज होती है। एक बार इसको देख लो। उसके बाद हमारे पास आता है विलियन के प्रकार, और विलियन के जो प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार। ध्यान रखना, अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार। अवस्था अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार। अब मेरी बात सुनो, अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार का मतलब क्या होता है? अवस्था, तीन तीन अवस्था होती है पदार्थ की। सीधी बात है, पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस। तो इन तीनों अवस्थाओं के आधार पर ही विलियन के प्रकार देखेंगे। विलियन के प्रकार देखेंगे अवस्था के आधार पर। अवस्था 3 होती है, ठोस होती है, साथ में द्रव होती है, और साथ में गैस होती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, किसी पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तो विलयन भी 3 अवस्था में होगा। कौन कौन सा होगा? पहला होगा ठोस विलयन, पहला होगा ठोस विलयन। फिर दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा द्रव विलयन। और तीसरा कौन सा होगा? थर्ड होगा गैस विलयन। तो विलयन भी 3 प्रकार के हो जाएंगे, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठीक है, अब ये जो विलयन की ये जो अवस्था आप देख रहे हो, विलयन की ये जो अवस्था आप देख रहे हो ना, ये अवस्था डिसाइड कौन करता है? विलयन में 2 चीजें होती हैं। विलयन में 2 चीजें होती है, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। विलयन में 2 चीजें होती है, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। विलय प्लस विलायक। तो इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसकी अवस्था पर ही निर्भर करती है विलयन की अवस्था, या तो विलय की अवस्था पे निर्भर करेगी या विलायक की अवस्था पे। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा विलयन की अवस्था विलायक की अवस्था पे निर्भर करती है। विलयन की अवस्था किस पे निर्भर करती है? विलायक की अवस्था पर। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि विलायक ही विलयन की अवस्था का निर्धारण करेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अवस्था निर्धारक, अवस्था निर्धारक पद, निर्धारक पद है ये, कौन है? विलायक। तो अवस्था निर्धारक पद कौन हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। विलायक जिस अवस्था में होगा, विलयन भी उसी अवस्था में होगा। क्या आपको समझ में आया? जल्दी बताओ, क्या आपको समझ में आया? यस या नो? यस या नो? ठीक है, तो इसका मतलब अगर ठोस विलयन है तो विलायक ठोस है, द्रव विलयन है तो विलायक द्रव है, और गैस विलयन है तो विलायक गैस है। सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है कि हमारे पास देखा जाए तो विलयन मुख्यतः 3 हो गए। विलयन मुख्यतः 3 हो गए। 3 कौन कौन से हो गए? एक टेबल हम यहां बनाने वाले हैं, एक टेबल हम यहां बनाने वाले हैं। एक काम करते हैं, इसमें से अपन शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। शेप का ऑप्शन ये रहा, और शेप, चलो कोई नहीं, इसमें शेप नहीं है शायद, कोई नहीं, अपन वैसे ही टेबल बना लेंगे। टेबल बनाते हैं, चलो। तो जैसे हमारे पास मुख्यतः विलयन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 3 कौन कौन से? पहला आएगा हमारे पास ठोस विलयन, उसके बाद हमारे पास आएगा ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ऐसी एक टेबल बना लेते हैं जिससे कि हमारे लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। हमारे पास विलयन 3 हो गए। पहला हो गया ठोस विलयन, ठोस विलयन,
दूसरा हमारे पास हो गया द्रव विलयन, द्रव विलयन, और तीसरा हमारे पास हो गया गैस विलयन, गैस विलयन। तो विलयन हो गए ठोस द्रव गैस, यस या नो। अब ठोस विलयन में सीधी बात है, विलायक की अगर मैं बात करूं तो विलायक क्या होगा, ठोस। ऊपर नोट कर सकते हो आप, ये किसको लिख रहा हूं मैं, विलायक को। विलायक होगा ठोस। द्रव विलयन में विलायक कौन होगा, द्रव विलयन में विलायक द्रव होगा। गैस विलयन में विलायक कौन होगा, विलायक गैस होगा। ठीक है। अब आप विलायक के अंदर क्या क्या मिला सकते हो, आप विलायक के अंदर तीन चीजें मिला सकते हो, ठोस भी मिला सकते हो, द्रव भी मिला सकते हो, गैस भी मिला सकते हो। ठोस भी मिला सकते हो, द्रव भी मिला सकते हो, गैस भी मिला सकते हो, मतलब विलय तीन तरीके के हो जाएंगे, ठोस द्रव गैस। तो क्या मैं यहाँ विलय लिखने वाला हूँ, बिल्कुल विलय लिखने वाला हूँ। विलय क्या क्या हो सकता है, ठोस विलय हो सकता है, द्रव विलय हो सकता है, और गैस विलय हो सकता है। ऐसे ही ठोस विलय हो सकता है, द्रव विलय हो सकता है, और गैस विलय हो सकता है। सेम ठोस विलय, द्रव विलय और गैस विलय। तो आप किसी भी विलय के अंदर ठोस द्रव गैस विलय मिला सकते हो, ठोस द्रव गैस विलय मिला सकते हो। अब आप किसी ठोस विलायक में ठोस द्रव भी, ठोस विलय मिला सकते हो, किसी ठोस विलायक में द्रव विलय मिला सकते हो, और किसी ठोस विलायक में गैस विलय मिला सकते हो। अब आप कहोगे सर ऐसे तो हमारे समझ में नहीं आएगा, फिर क्या करें, एग्जाम्पल दो। तो चलो, अगर आप किसी ठोस को दूसरे ठोस में मिला रहे हो तो उसका एग्जाम्पल है बेटा मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु को अगर आप देखोगे वो एक विलयन है। किसका विलयन है, दो या दो से ज्यादा धातुओं का विलयन है। जब आपने दो धातु या उससे ज्यादा धातुओं को पिघला के आपस में मिला दी, वो जम गई, जमने के बाद वो जो मिश्र धातु आपके पास बना, जो वो विलयन है, वो एक विलयन है, धातुओं का विलयन। वो ठोस है और ठोस अवस्था में एक विलयन है, मिश्र धातु उसे हम कहते हैं। ठीक है, ठोस ठोस आपने आपस में मिलाया। द्रव और ठोस का विलयन, तो बेटा मर्क्यूरी और सोडियम, मर्क्यूरी और सोडियम। कैसे, मर्क्यूरी एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। मर्क्यूरी एकमात्र ऐसी धातु है, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। तो आपने मर्क्यूरी यानी पारे को सोडियम मतलब ठोस के साथ मिला दिया, तो मिलाने के बाद जो बना उसको बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं, अमलगम। तो अमलगम एक अच्छा एग्जाम्पल है द्रव और ठोस का। ठोस में तो आप किसको ले लोगे, ठोस में तो आप धातु को ले लोगे, सोडियम जो कि विलायक है, उसमें हमने थोड़ा सा क्या मिला दिया, मर्क्यूरी, विलय मिला दिया, अब विलयन बन गया। वो जो विलयन बना वो ठोस विलयन होगा, बट उसमें द्रव तो कौन होगा, द्रव होगा हमारे पास मर्क्यूरी, और ठोस होगा हमारे पास धातु सोडियम। ठीक है, यस या नो। ठीक है, उसके बाद गैस और ठोस, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम पीडी पर अवक्षेपण, अवक्षेपण, अवक्षेपण कह सकते हो आप, या फिर अवक्षेपण का मतलब जमना, उसके ऊपर आके इकट्ठा हो जाना। हाइड्रोजन गैस पैलेडियम सतह पे चिपकना पसंद करती है, हाइड्रोजन गैस पैलेडियम की सतह पे चिपकना पसंद करती है। अगर पैलेडियम की सतह पे बहुत सारा हाइड्रोजन आके जम गया है तो उसे हम कहते हैं ठोस विलयन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, पैलेडियम ठोस है। उसके बाद ठोस और द्रव, अगर मैं विलायक द्रव लेता हूं तो तीन विलयन बनेंगे, ठोस मिलाया, द्रव मिलाया, गैस मिलाया, बहुत आसान है। ठोस द्रव के अंदर, पानी के अंदर आप नमक मिला दो तो जल प्लस नमक आपने मिला दिया, यस या नो। उसके अलावा आप हो सकता है कि साइंटिफिक में ग्लूकोज मिला दो, ग्लूकोज को आपने, ग्लूकोज को आपने किस में मिला दिया, जल में, तो ये भी एक हो जाएगा। उसके अलावा हमको द्रव में द्रव मिलाना है तो अल्कोहल, अल्कोहल, और आपने क्या ले लिया, जल। तो जल बहुत सारा ले लिया, अल्कोहल कम ले लिया, लिटिल लिटिल पैक बनाते हैं तो द्रव द्रव विलयन हो जाएगा। गैस मिलानी है तो आपको पता है जल में ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो जल प्लस ऑक्सीजन गैस, तो ये द्रव द्रव विलयन हो गया।
उसके बाद आता है ठोस गैस। अब कोई भी ठोस गैस में कैसे हो सकता है, तो कपूर 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 का जलना, कपूर जब जलता है, जलता नहीं, जलना नहीं कह सकते, कपूर को गर्म करने पर, कपूर को गर्म करने पर जो विलयन बनता है, जो विलयन बनता है वो विलयन हमारे पास किसका होता है, गैस, गैस ठोस गैस विलयन होता है। द्रव गैस, तो पानी, हमारे पास वायु में नमी, वायु में नमी, नमी तो द्रव हो गई, नमी तो द्रव हो गई और वायु गैस हो गई। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस वायु। आपको पता है क्लोरोफॉर्म जिससे बेहोश किया जाता है वो वायु में उड़ के चल जाता है, उड़ के जब जाता है द्रव अवस्था में ही होता है, ठीक है, बट उसमें उसके कणों के बीच, उसके अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल कम होने की वजह से वो उड़ जाता है, जबकि होता वो द्रवी है, हवा में भी, ध्यान रखना, गैस नहीं बन जाता वो। उसके बाद गैस, गैस की बात करूं तो गैस, गैस में तो कुछ भी ले लो, आपने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली अपने नाक से, ठीक है, नाक श्वास ले रहे हो, अंदर ऑक्सीजन, बाहर निकाल रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का वायु में उत्सर्जन, वायु में उत्सर्जन, तो वायु में उत्सर्जन आपने किया, किसका किया, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक विलयन हो गया। तो विलयन के अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है विलयता। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आएगा, विलयता, विलयता। अब विलयता दो तरीके की होती है, दोनों को एक साथ एक ही जगह पे पढ़ लेंगे हम, दोनों को एक साथ एक ही जगह पे पढ़ लेंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, विलयता की, विलयता, विलयता सॉल्युबिलिटी। विलयता दो तरीके की हो सकती है हमारे पास, कौन कौन सी हो सकती है, पहली हो सकती है कि आपने किसी ठोस को द्रव में मिलाया, और दूसरी हो सकती है कि किसी गैस को द्रव में मिलाया। तीसरी आप बोलोगे कि द्रव को द्रव में मिलाया, वो हम नहीं पढ़ते, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में दो चीजें हैं, क्या क्या है, कि पहली आपने किसी ठोस को, पहले आपने किसी ठोस को, देखो, पहले आपने किसी ठोस को, ठोस की द्रव में विलयता, ठोस की द्रव में विलयता, पहली आती है हमारे पास ठोस की द्रव में विलयता, ठोस की द्रव में विलयता नंबर एक, ठीक है, ठोस की द्रव में विलयता। उसके बाद हमारे पास नंबर दो पे आती है गैस की द्रव में विलयता, विलयता, गैस की द्रव में विलयता। अब सुनो, दो चीजें हमारे पास है, ठोस की द्रव में विलयता और गैस की द्रव में विलयता, ठोस की द्रव में विलयता और गैस की द्रव में विलयता। अब सुनो, अगर मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे क्या कह सकता हूं, मैं आपसे यह कह सकता हूं कि ठोस की द्रव में विलयता का मतलब क्या होता है। ठोस की द्रव में विलयता का मतलब किसी ठोस को आपने द्रव में मिलाया, और गैस की द्रव में विलयता का मतलब किसी गैस को आपने द्रव में मिलाया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। ठोस की द्रव में विलयता को समझेंगे तो ये कैसे होगा, ठोस की द्रव में विलयता और गैस की द्रव में विलयता में एक कंसेप्ट कॉमन है, और वो क्या है, समान समान को घोलता है, समान समान को, सामान नहीं, ध्यान रखना, समान है, ये सामान नहीं घोलेगा किसी को, ठीक है, तो समान समान को घोलता है, घोलता है, समान समान को घोलता है। और यहां पे भी क्या आएगा, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। अब आप कहोगे सर ये क्या लिख रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, क्या है इसका मतलब, तो समान समान को घोलता है, इसका मतलब अगर
आपने विलय लिया है और विलायक लिया है, दोनों ध्रुवीय है। कैसे हैं? ध्रुवीय। तो मतलब दोनों की प्रकृति कैसी है? समान। दोनों को एक दूसरे में मिलाओगे, एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने दोनों अध्रुवीय लिए, दोनों विलय और विलायक, और दोनों मिलाए मिल गए, तो वो भी हमारे पास समान समान को घुलता है, मतलब दोनों विलयन बना लेंगे। लेकिन अगर आपने कोई भी एक चीज ध्रुवीय और एक अध्रुवीय ले ली और दोनों को आपस में मिला दिया, तो वो आपस में नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, नमक और अगर पानी को आपस में मिलाओगे, या किसी ध्रुवीय गैस जैसे HCl, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी गैस जो ध्रुवीय गैस है, पानी में मिलाओगे, पानी भी ध्रुवीय है। या NaCl, नमक जो कि ठोस है, ध्रुवीय है, उसको पानी में मिलाया, किसमें? ध्रुवीय पानी में, तो ये मिल जाएंगे आपस में। लेकिन अगर अध्रुवीय, जैसे आप ले लो बेंजीन ले लो, या फिर आप क्या ले सकते हो? तेल। तेल भी क्या है? हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक जो कि अध्रुवीय है। इसको पानी में मिलाओ, मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेंगे ना। तो इसलिए कहते हैं ध्रुवीय ध्रुवीय को गोलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय को गोलेगा। मतलब समान प्रकृति की दो चीजें आपस में मिलाने पर एक दूसरे में मिल जाती है। इसका मतलब विलय विलायक की प्रकृति समान होनी चाहिए। शॉर्ट में यहीं पे कहानी खत्म होती है। विलय विलायक की प्रकृति समान होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट, आता है हमारे पास कि इसमें तापमान और दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। भाई ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा यहां पे, और यहां पर भी हम देखेंगे ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, यहां पर ताप का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, बताओ सर। तो तापमान और विलयता का, ठोस और द्रव की विलयता में अगर आप संबंध देखोगे, तो यहां पे बेटा दिमाग में बिठा लेना कि विलयता विलयता समानुपाती होती है ताप के, मतलब तापमान के। मतलब अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो किसी ठोस की विलयता बढ़ेगी, और तापमान घटाओगे तो ठोस की विलयता घटेगी। जस्ट इसी का उल्टा आपको यहां देखने को मिलेगा। विलयता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विलयता ताप के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं, शॉर्ट में समझाऊंगा, वो तो साइंटिफिक लैंग्वेज तो अलग हो जाएगी, बट शॉर्ट में समझाता हूं। गैस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप तापमान बढ़ाओगे तो गैस के कणों की ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ेगी तो गैस के कण और तेजी से गति करेंगे और बाहर जाने की कोशिश करेंगे। उस जल में या जो भी द्रव में आपने गैस घोल रखी है वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो उस द्रव के अंदर गैस की कमी हो जाएगी, तो मतलब विलयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यस या नो? ठीक है, विलयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। विलयता मतलब घुली हुई गैस की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो, यहां पर विलयता तापमान के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहां पर विलयता तापमान के समानुपाती है। अच्छा, एक बच्चा ऐसे पूछ रहा है कि विलयता क्या होती है, तो बेटा बहुत बेसिक सी चीज है। मुझे इतना विश्वास है कि आपको ना बताना पड़े, बट फिर भी आपने एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, मैं बता देता हूं। जब आप किसी द्रव के अंदर किसी ठोस को, द्रव को या गैस को मिलाते हो, तो उसकी एक कैपेसिटी होती है। जैसे एक गिलास पानी में मान लो आपने 1 चम्मच नमक मिलाया तो वो घुल जाएगा, दूसरा चम्मच नमक मिलाया वो भी घुल जाएगा, तीसरा चम्मच नमक मिलाया वो नहीं घुला, तीसरा चम्मच नमक मिलाते ही वो घुलना क्या हो गया? बंद हो गया। तो उससे क्या समझ आया आपको? आपको ये समझ आया कि उस द्रव के अंदर जो नमक को घोलने की कैपेसिटी थी वो 3 चम्मच थी और वो वहां पे खत्म हो गई। इसका मतलब वो 3 चम्मच उस एक गिलास के लिए क्या हो जाएगा? विलयता हो जाएगा। वो 3 चम्मच उस एक गिलास के लिए क्या हो जाएगी? विलयता हो जाएगी। दिमाग में बिठा लेना, वो 3 चम्मच उस एक गिलास के लिए क्या हो जाएगी? विलयता हो जाएगी। ठीक है, कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, विलयता के बारे में पढ़ लेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। विलयता किसी द्रव के अंदर किसी गैस की या ठोस की घुलने वाली मैक्सिमम अमाउंट या अधिकतम मात्रा, भाई जिसके बाद आप उसके अंदर और नहीं घोल सकते। भाई उस एक गिलास पानी में चौथा चम्मच नमक डालोगे वो घुलेगा ही नहीं, नीचे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि उस एक गिलास पानी की कैपेसिटी केवल कितनी थी? केवल कितनी थी? 3 चम्मच बस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 3 ही चम्मच हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, जितनी भी थी, जितना अमाउंट आप घोल सकते हो आपने घोल दिया, उसके बाद नहीं घुलेगा तो वो उसकी विलयता हो जाएगी। अब ये विलयता को आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। जैसे आपने 3 चम्मच घोल दी थी,
फिर घुलना बंद हो गया नमक, तो आप चाहते हो और नमक घुले, तो आप क्या कर दो, उसका तापमान बढ़ा दो, क्योंकि विलेयता तापमान के क्या होती है, समानुपाती। तापमान बढ़ाओगे, चौथा चम्मच नमक भी घुल जाएगा। और वहीं तापमान कम कर दो, तो 2 चम्मच नमक जो और मतलब 4 घुले तो 4 के 2 नीचे बैठ जाएंगे, 2 ही रह जाएंगे। तापमान कम कर दो, ठंडा कर दो, उल्टा 2 चम्मच नमक नीचे बैठा हुआ मिलेगा आपको, 2 ही घुला हुआ मिलेगा। ये भी होता है, तापमान कम करोगे विलेयता कम होती जाएगी, तापमान बढ़ाओगे विलेयता बढ़ती जाएगी। बस यही होता है और कुछ नहीं होता। तो वहां पे तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता घटेगी गैस की कंडीशन में, क्योंकि गैस के कण तेज तेज भागते हैं, इसीलिए तापमान कम रखा जाता है। अब शीतल पे जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक में पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है। अगर आप उसको गर्म करोगे तो वो गैस बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, ऑब्वियसली बाहर निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि गैस के कणों की ऊर्जा बढ़ेगी और वो उस पानी से बाहर निकल जाएंगे, तो पानी में गैस के कणों की संख्या कम हो जाएगी, तो विलेयता घटेगी। वहीं पे अगर आप मान लीजिए उसको ठंडा कर दोगे, ठंडा करने पर गैस के कणों की ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो गई तो वो धीरे धीरे पानी में जाना शुरू हो जाएंगे, पानी में ज्यादा घुलेंगे, ज्यादा पानी में घुलेंगे तो विलेयता बढ़ेगी। शॉर्ट में कहूं तो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है गैस की विलेयता द्रव में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, विलेयता का काम यहां पे खत्म होता है। विलेयता के बाद मतलब विलेयता खत्म नहीं होती, तापमान का प्रभाव खत्म होता है। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 2 पे दाब का प्रभाव। अरे तापमान का ही प्रभाव होगा ऐसा कोई जरूरी है, दाब का भी तो प्रभाव हो सकता है। अब बात करेंगे दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या होगा, अब पता है आपने नोट्स अगर साथ में बना रहे होते ना तो आपने एक चीज लिख ली होती। अगर आप बना रहे होते, जो बना रहा है उसने तो लिख भी ली होगी, क्या कि मैंने एक चीज नहीं लिखा है यहाँ पे, समान समान को बोलता है, मैंने ऐसे बता के ऐसे बता दिया कि ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलय में घुलेगा, अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलय में घुलेगा। मतलब विलय विलायक की प्रकृति समान होनी चाहिए, असमान प्रकृति के विलय विलायक एक दूसरे को नहीं घोलेंगे। ये वाला पॉइंट आपको लिखना था, समान समान को घोलता है, इससे आपको याद आ जाता है। और ये आप कब करते, जब आप नोट्स बना रहे होते, और मैंने आपको बताया था। और अभी भी अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, कॉपी ले आओ, जो पढ़ लिया 1 घंटे का लेक्चर उसको छोड़ो, देख लेना वापस बैक करके, पीडीएफ में देख लेना। कॉपी ले आओ, अभी भी कॉपी लेके बैठ जाओ, जितना बचा उसको तरीके से पढ़ लो, आ गया हो। दाब का प्रभाव देखते हैं, मेरी बात सुनना। दाब का ठोस की विलेयता पर, ठोस की द्रव में विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब है कि दाब बढ़ाओ चाहे घटाओ, ठोस की विलेयता पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ना बराबर हमने मान लिया। लेकिन गैस के सिचुएशन में तो कहानी अलग हो जाएगी। क्यों, सुनो बताता हूं मैं। अच्छा, ठोस की सिचुएशन में ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि द्रव और ठोस दोनों की संपीड्यता बहुत कम होती है। मतलब ऐसी है कि द्रव हमारे पास, ध्यान से समझना, द्रव के कण एक दूसरे के पास होते हैं और ठोस के कण और भी ज्यादा पास होते हैं, तो उनको कितना ही आप दबा दोगे एक दूसरे से, कितना ही आप कंप्रेस कर दोगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन गैस की सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सुनो। पहले हमारे पास दाब का प्रभाव, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझो। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, ये चैप्टर एक लेक्चर में नहीं होगा, इस चैप्टर के लिए कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे, इस चैप्टर के लिए कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे। और ये जो 2 लेक्चर है, जैसे अभी ये पार्ट 1 हो जाएगा आपका 1 शॉट, और पार्ट 2 1 शॉट हो जाएंगे, ऐसे करके आपके 2 पार्ट आएंगे 1 शॉट के, ठीक है। ये पहला पार्ट हो जाएगा और उसके बाद दूसरा पार्ट आ जाएगा। अभी मैं पहला पार्ट कंप्लीट रिकॉर्ड कर लेता हूं, फिर दूसरा वाला पार्ट। तो पहले वाले पार्ट में आप अच्छे से देख लो पूरा सिस्टम क्या है, नोट्स बना लो, तैयार कर लो, फिर दूसरे वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है तो एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे पास क्या आता है समझना, हमारे पास आता है दाब का प्रभाव। अगर मैं दाब के प्रभाव की गैस में बात करूंगा तो जो दाब होता है, जो विलेयता होती है बच्चों, गैस की विलेयता होती है, विलेयता समानुपाती होती है दाब के,
विलयता समानुपाती होती है दाब के। मतलब अगर आप दाब बढ़ाओगे तो विलयता बढ़ेगी, दाब घटाओगे तो विलयता घटेगी। दाब बढ़ाने पर विलयता बढ़ेगी, दाब घटाने पर विलयता घटेगी। ऐसा क्यों होगा? अरे एक चीज बताओ, किसी गैस को घोलना है, अब गैस बहुत दूर दूर रहना चाहती है, गैस के कण बहुत दूर दूर रहना चाहते हैं, उनको जबरदस्ती दबाव डाल के पास लाओ, जबरदस्ती दबाव डाल के पास लाओ। किसी बोतल में भरे हुए पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालनी है और हमको कोल्ड ड्रिंक बनानी है, तो गैस को प्रेशर के साथ उसमें मिलाना पड़ेगा, दबाव डाल के मिलाना पड़ेगा, तब जाके मिलेगी। तो दाब जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा गैस मिलेगी, और दाब जितना कम होगा उतनी कम गैस मिलेगी। कैसे? जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते ही गैस बाहर निकल जाती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते ऊपर से दबाव हट जाता है, दबाव हटते ही गैस वापस बाहर निकलना शुरू हो जाती है। मतलब दबाव कम होने पर गैस बाहर निकली, मतलब गैस की मात्रा कम हो जाएगी पानी में, मतलब गैस की सांद्रता घटेगी। गैस की सांद्रता विलयन के अंदर दबाव के निर्भर करती है, दबाव बढ़ने पर सांद्रता बढ़ेगी, दबाव घटने पर सांद्रता घटेगी। सिंपल सिस्टम है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो दबाव के साथ ये समानुपाती है, जबकि यहां पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक पॉइंट है जो कि गैस की सिचुएशन में अलग से पढ़ेंगे, और वो है किसी गैस की प्रकृति। किसी गैस की प्रकृति भी विलयता को प्रभावित कर सकती है। अब हमारे पास क्या पॉइंट है? किसी गैस की प्रकृति भी विलयता को प्रभावित कर सकती है। तो क्या है? किसी गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति। अब किसी गैस की प्रकृति कैसे प्रभावित कर सकती है, समझो। किसी गैस की प्रकृति कैसे प्रभावित कर सकती है? तो अगर मान लीजिए गैस ध्रुवीय है, अगर गैस ध्रुवीय है, अगर गैस ध्रुवीय है, तो वह गैस पानी में मिलाने पर अधिक मिलेगी एज कंपेयर टू अध्रुवीय गैस से। कैसे? बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि जैसे मेरे पास दो तरह की गैस है। कितनी तरह की गैस है? दो। एक पहला एग्जांपल के लिए HCl, ठीक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। दो गैस मैंने यहां पे ले ली। यहां पे मैं ले लेता हूं, मान लो एग्जांपल के लिए O2 ऑक्सीजन, यहां पे ले लिया मैंने N2 नाइट्रोजन, FCl2 क्लोरीन, या फिर मैंने ले लिया H2 हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो मैंने ये वाली जो गैस ली है, ये गैस और ये गैस, इन दोनों को पानी में मिलाऊंगा, तो ये जो HCl, CO2, NO2, SO2, ये सारी गैसें ज्यादा घुलेगी इन गैसों से। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये HCl जब पानी में मिलाओगे आयनों में टूट जाएगा, H प्लस आयन देगा प्लस Cl माइनस आयन देगा। अब H प्लस आयन अकेला H प्लस में तो रहता नहीं है, तो ये किसके रूप में बन जाएगा? H3O प्लस के रूप में, हाइड्रोनियम आयन के रूप में, और Cl माइनस होगा। ऐसे ही CO2 मिलाओगे किसके अंदर? पानी के अंदर। जैसे ही पानी के अंदर आप मिलाओगे ये अम्लीय पानी बनाएगा। अम्लीय कैसे हो जाएगा? H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, ठीक है। और ये कार्बोनिक अम्ल फिर टूटेगा H प्लस और CO3 माइनस, H प्लस और CO3 2 माइनस, ऐसे ही टूटेगा। तो क्या समझ आया? क्या समझ आया आपको? ये समझ आया, सिंपल सा सिस्टम है कि ये हमारे पास जो गैसें हैं, जो ध्रुवीय गैसें हैं, पानी में मिलके आयनों में मतलब अम्ल बना लेती है, अम्लीय रूप में बदल जाती है, आयनों में टूट जाती है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि HCl गैस किसमें परिवर्तित हो गया? आयनों में। ऐसे ही CO2 गैस जल के साथ मिलकर, जल के साथ अम्लीय प्रकृति, जल के साथ अम्लीय प्रकृति का रिप्रेजेंट करेगा, अम्लीय प्रकृति का रिप्रेजेंट कर देगा, और अम्लीय प्रकृति रिप्रेजेंट करके क्या बनाएगा? ज्यादा आसानी से पानी में ज्यादा मात्रा में घुलेगा। लेकिन जैसे O2, N2, Cl2 और S2, ऐसी गैसें आसानी से पानी में नहीं घुलती है। ऐसी गैसें पानी में आसानी से क्यों नहीं घुलती है? क्योंकि ये पानी में घुलने पर आयनों में टूटती नहीं है। जब ये आयनों में टूटेगी नहीं तो आसानी से घुलेगी कैसे?
समझ में आ रहा है? जब ये आयनों में टूटेगी नहीं तो आसानी से घुलेगी कैसे? तो ये वाला भी पॉइंट सही है सर आपका, जब तक आयनों में टूटेगी नहीं तब तक ये घुलेगी नहीं, और घुलेगी नहीं तो मतलब घुलेगी तो सही पर कम मात्रा में घुलेगी। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं अधिक विलयता होगी इनकी, अधिक विलयता आपको इन गैसों की देखने की मिलेगी, जबकि आपको इन गैसों की कम विलयता देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये आयनों में कम टूटती है। तो गैसों की प्रकृति, गैस ध्रुवीय है तो ज्यादा आसानी से घुलेगी, और गैस अध्रुवीय है तो घुलने में क्या होगा, थोड़ा दिक्कत होगा। घुलेगी तो सही पर उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं घुलेगी जितनी घुलनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार ये वाला पार्ट भी आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। 2-5 मिनट आपको गैप दे देता हूं जब तक आप टॉयलेट पानी करिए। 1.5 घंटे की क्लास तो हो ही गई है। चलिए, अब टाइम आ गया आगे कंटिन्यू करने का। तो अब 2 चीजें और पढ़नी है आज की क्लास में, फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। कौन सी 2 चीजें पढ़नी है पहले वो देख लेते हैं अपन। पहले हमको 2 शब्द पढ़ने हैं, 2 टर्म। एक विलीनीकरण, विलीनीकरण, और दूसरा क्रिस्टलीकरण। 2 शब्द है, विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण। इन दोनों का मतलब हमें यहां पे क्लास में देखना है। आ जाओ। 2 शब्द हमें पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है विलीनीकरण, विलीनीकरण, और दूसरा पढ़ना है अपने को क्रिस्टलीकरण। विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले तो अपन इसको सेट कर देते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास विलीनीकरण हो गया, ये बीच में एक लाइन हो गई, और उसके बाद ही हमारे पास क्रिस्टलीकरण हो। ठीक है, ओके। सुनो, क्रिस्टलीकरण और विलीनीकरण में क्या डिफरेंस है, ये इनका मतलब क्या होता है। विलीनीकरण का मतलब होता है कि जो भी 2 चीजें आप आपस में मिला रहे हो, 2 से ज्यादा चीजें, तो जब आप किसी विलय को विलायक में मिलाते हो, किसी विलय को विलायक में मिलाते हो और वो उसमें घुलता रहता है, घुलता रहता है, तो उसे हम कहते हैं विलीनीकरण। शॉर्ट में कहें तो किसी ठोस को द्रव में मिलाने पर यदि वह द्रव में घुलना प्रारंभ हो जाता है
तो उसे विलीनीकरण कहते हैं। जैसे नमक को आप पानी में मिलाओ, मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा, तो जो यहां पर ये मिलने की प्रक्रिया है इसी को विलीनीकरण कहते हैं। तो क्या कह सकता हूं मैं यहां पे कह सकता हूं किसी ठोस को द्रव में मिलाने किसी ठोस को द्रव में मिलाने की प्रक्रिया के दौरान यदि ठोस द्रव में मिलना प्रारंभ हो जाता है, तो उसे विलीनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी ठोस को द्रव में मिलाना प्रारंभ कर दिया और वो द्रव में मिलना प्रारंभ हो जाता है तो उस प्रक्रिया को ही विलीनीकरण कहते हैं। और दूसरा होता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या होता है कि जो ठोस आपने द्रव में मिला रखा है, अगर वो ठोस जो द्रव में मिला हुआ है वही द्रव में मिला हुआ ठोस द्रव से अलग होना प्रारंभ हो जाए। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत आसान है, मैं समझाता हूं कैसे। आप किसी पानी के अंदर नमक मिलाओ और उसकी विलयता तक, मतलब उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक आपने नमक मिला दिया। अब आप उसको गर्म करके और नमक उसमें मिला सकते हो, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है विलयता तापमान के समानुपाती होती है। तापमान बढ़ेगा, गर्म कर रहे हो तो और ज्यादा आप विलय मिला सकते हो। तो आप गर्म करो और नमक मिलाओ, गर्म करो और नमक मिलाओ, गर्म करो और नमक मिलाओ, और फिर एकदम से ठंडा कर दो, और फिर एकदम से ठंडा कर दो। तो जैसे ही आप ठंडा करोगे ना, तो वो जो गर्म करने पर आपने एक्स्ट्रा में नमक मिलाया था, एक्स्ट्रा में जो भी विलय मिलाया था, वो वापस से ठोस में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। तो मैं अगर यहां पे कहूंगा तो किसी विलयन में मैं यहां पे क्या कहूंगा कि किसी विलयन के अंतर्गत जो ठोस होता है उस ठोस का विलयन से अलग होना, किसी विलयन में विलय का या विलय ठोस का अलग होना ही क्रिस्टलीकरण होगा। किसी विलयन में विलय ठोस का अलग होना ही क्या होगा? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। तो दो शब्द थे, क्रिस्टलीकरण और विलीनीकरण। एग्जाम में अगर आता है तो आप कर सकते हो, इतना आपको मैंने तैयार कर दिया है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक, और आज की क्लास वहीं पे डन भी कर देंगे, और वो लास्ट टॉपिक बहुत जरूरी भी है। ठीक है, दूसरा पार्ट जब आएगा ये कंप्लीट चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ऐसे करके 1 बाय 1 आते रहेंगे। आप नोट्स के साथ पढ़ते रहो, बस आपसे यही उम्मीद है। मैं आप लोगों के लिए चीजें तैयार कर रहा हूँ, चीजें आपके साथ आती रहेगी, शेयर होती रहेगी। ठीक है, अच्छा, जो आज की क्लास में पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन की वो जो पीडीएफ आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें उसी से रिलेटेड दिखेंगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। नेक्स्ट आता है कि विलयन के अंदर विलय की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलय की सांद्रता के आधार पर विलय की सांद्रता नहीं कह सकते आप इसको, सांद्रता नहीं कह सकते आप इसको, कह दो विलयता।
विलयन, विलय की विलेयता, विलेयता, ये डायरेक्ट लिखो आप, इसको भी हटा दो कि विलेयता के आधार पे सीधा सिस्टम, विलेयता के आधार पर, आधार पर विलयन, विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार, विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार अगर हम देखें तो वो प्रकार जो हम पढ़ चुके बचपन में, 6, 7, 8, 9, 10 में खूब पढ़ाया जाता है, बट हम पढ़ते नहीं है, जोर आता है हमें पढ़ते हुए, बट कोई नहीं, यहाँ पे आपको अच्छे से मिल रहा है, पढ़ो, टाइम है आपके पास पढ़ने का। विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार, मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या, आ जाओ, हमारे पास गड़बड़ हो गई, हाँ अब सही, हमारे पास 3 प्रकार के विलयन के आधार, विलायता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन क्या होता है यहीं पे समझ लो। संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि आपने एक गिलास पानी लिया और उस एक गिलास पानी में आपने नमक घोलना प्रारंभ किया, चीनी घोलना प्रारंभ किया। अब आप कहोगे नमक ही नमक क्यों घोल रहे हो सर, चीनी भी तो घोल सकते हैं। घोल लो यार, चीनी मिला लो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो आपने चीनी को मिलाना प्रारंभ किया और आप चीनी मिला रहे हो। अब आपने 1 चम्मच चीनी मिला दिया, 2 चम्मच चीनी मिला दिया और तीसरी चम्मच चीनी मिलाने गए और वो मिली नहीं। अब आप कहोगे कि सर पहले तो 3 चम्मच मिल रही थी, अरे वो पानी कम ज्यादा होगा इसलिए हो सकता है कुछ डिफरेंस आ जाए। तो आपने 1 चम्मच चीनी मिलाई, दूसरी मिलाई, मिल गई, तीसरी चम्मच चीनी डालते वो नीचे जाकर बैठ गई, वो मिली नहीं। तो इससे क्या समझ आया, इससे ये समझ आया कि उस एक गिलास पानी की जो चीनी को घोलने की कैपेसिटी थी वो वहां पे खत्म हो चुकी है। अब वो पूर्ण रूप से वो एक गिलास पानी संतृप्त हो चुका है। संतृप्त मतलब संतुष्ट हो गया, अब उसे और चीनी की आवश्यकता नहीं है, और चीनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ऐसा विलयन जिसमें और विलय को घोला ही नहीं जा सकता, ऐसा विलयन जिसमें और विलय पदार्थ घोले नहीं जा सकते, ऐसा विलयन जिसमें और विलय पदार्थ घोले नहीं जा सकते, ऐसा विलयन जिसमें और विलय, और विलय उसी तापमान पर, उसी ताप पर नहीं घोले जा सकते, नहीं घोले जा सकते, उस विलयन को ही हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें और अधिक विलय नहीं घोले जा सकते उसी तापमान पे, जिस तापमान पे आपने पहले 2 चम्मच घोला। तापमान चेंज मत कर देना, क्योंकि तापमान चेंज होते ही तो क्या हो जाएगा, मात्रा बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो तापमान चेंज नहीं कर रहे, जो तापमान पे हमने जितने घोल सकते थे घोल दिया, अब और नहीं घुल रहा, जो भी डाल रहे हैं वो नीचे जाके बैठ जा रहा है, इसका मतलब वो संतृप्त विलयन है। एक होता है असंतृप्त विलयन। अब ये क्या होता है, अरे एक एक करके सब समझेंगे, रिलैक्स। दूसरा होता है असंतृप्त, असंतृप्त विलयन। अब असंतृप्त विलयन क्या होता है वो समझते हैं। असंतृप्त का मतलब ऐसा होता है कि जैसे आपने उस एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक मिलाया, कितने चम्मच नमक मिलाया था, 1 चम्मच। जब आपने 1 चम्मच नमक मिलाया तो वो मिल गया, क्या अभी आप दूसरी चम्मच डालोगे, क्या वो मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। तो इसका मतलब अभी उस पानी में आप और नमक घोल सकते हो और चीनी घोल सकते हो, इसका मतलब वो पानी अभी संतुष्ट नहीं हुआ है। तो उसी को हम, इस तरह के विलयन को ही हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन, जिसमें और विलय घोला जा सकता है जो अभी संतुष्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा यहां पे, मैं कह दूंगा ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें
ऐसा विलियन जिसमें ऐसा विलियन जिसमें और अधिक विलय पदार्थ मिलाया जा सकता है। और अधिक विलय पदार्थ मिलाया जा सकता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, संतृप्त असंतृप्त विलयन, क्योंकि वह अभी संतुष्ट नहीं हुआ है। जबकि एक आता है अति संतृप्त विलयन, ये अलग है, ये भी समझ लेते हैं और ये लास्ट है, फिर आज का लेक्चर भी पूरा हो जाएगा यहीं पे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। अब अति संतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक, मतलब मैं समझाता हूं डिटेल में। आपने उस एक गिलास पानी में नमक मिला के उसको संतृप्त कर दिया तो वो संतृप्त है, और अगर उसमें नमक चीनी कम है और मिलाई जा सकती है तो असंतृप्त है। तो अभी आपने उसको संतृप्त कर दिया और अब आप उसमें चाहते हो 2-4 चम्मच और घुल जाए, तो आप उसको क्या करोगे, तापमान बढ़ा दोगे, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर ठोस की विलयता बढ़ती है। तो तापमान जैसे आप बढ़ाओगे विलयता बढ़ेगी और ज्यादा नमक उसके अंदर घुल जाएगा। तो अब आपने और ज्यादा नमक घोलने के लिए क्या कर दिया, उसका तापमान बढ़ा दिया। जैसे ही तापमान बढ़ाओगे 2 चम्मच से ज्यादा चीनी या नमक उसमें आपने घोल दी, 3 घोल दी, 4, 5, 6, तो अब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा विलय नमक चीनी उसके अंदर है। किसके अंदर, विलयन के अंदर, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा। और वो कैसे पॉसिबल हुआ, टेम्परेचर को कम ज्यादा करके। अब यहां पे हमने टेम्परेचर पर्टिकुलर ठोस के लिए बात की है, बट अगर गैस होगी तो हम टेम्परेचर कम करेंगे और ठोस होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने तापमान को कम ज्यादा करके जो हमारा संतृप्त विलयन था उसमें और ज्यादा हमने क्या कर दिया, विलय पदार्थ घोल दिया। जब हमने और ज्यादा विलय पदार्थ घोला तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, जब और ज्यादा विलय पदार्थ घोला तो अब जो विलयन बना उसमें उसकी कैपेसिटी से ज्यादा विलय है, तो वह अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ऐसा विलयन ब्लू पेन ले लेते, काम कर, ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन से, जिसमें विलायक की या विलयन की विलयता से अधिक मात्रा में विलय पदार्थ मिला हुआ है, तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और इस तरीके से आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई है और ये सब आप अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो। और आज के लेक्चर को यहीं पे हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। काफी कुछ टाइम भी हो गया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से पढ़ाई करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका आगे का पार्ट जो कि खत्म हो जाएगा वहीं पे चैप्टर। चलिए, बाय।